Hello everyone, welcome to my channel. This is the first video in the Java interview question series. इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो कि लगभग हर कंपनी में पूछे जाते हैं और ये आपके प्लेसमेंट में भी हेल्पफुल होगा. सो प्लीज स्टे ट्यून विद दिस लेक्चर सीरीज. तो हम सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर. ये सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक एक फीचर्स के बारे में. पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसमें फीचर्स हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. यही सारे फीचर इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाता है. दूसरा फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जब जब जावा का नाम आता है एक वर्ड हमेशा इससे जुड़ा रहता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो आइए जानते हैं इस फीचर के बारे में. तो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जावा में जो हम सोर्स कोड लिखते हैं जो कि डॉट जावा फाइल होती है, उसको जब हम कंपाइलर जावा सी कंपाइलर से कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर इन रिटर्न एक फाइल जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल, जो कि बाइट कोड होता है. और ये बाइट कोड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी भी मशीन पे इसको हम रन कर सकते हैं. यही बाइट कोड जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है. तीसरा फीचर है सिक्योर्ड. तो जावा ऑल्सो गिव सिक्योरिटी क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर का नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम यूजर को एक्सेस कभी नहीं देते हैं डायरेक्ट मेमोरी पे. चौथा फीचर है रोबस्ट. जावा को रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज कॉन्सेप्ट लाइक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट. चौथा फीचर है आर्किटेक्चर न्यूट्रल. इसका मतलब ये है कि जैसे सी में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं इंटीजर के साइज को लेके, जैसे कभी कभी इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है तो कभी 4 बाइट होता है. रिजल्ट हमेशा हमारा कंपाइलर पे डिपेंड करता है. जब हम कोई एक्सप्रेशन पास करते हैं तो कंपाइलर डिपेंडेंट रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं है. जावा में सिस्टम आपका 32 बिट का हो या 64 बिट का हो, डेटा टाइप का साइज सेम होगा. सबसे आखिरी फीचर है मल्टी थ्रेडेड. मल्टी थ्रेडेड मतलब ये कि जावा ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग. मतलब एक साथ आप बहुत सारे थ्रेड्स बना के एक से ज्यादा काम पैरेलली कर सकते हैं. तो ये थे जावा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं इसको समझने में. जेवीएम, जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन. ये एक तरीके का वर्चुअल मशीन है जो हमारे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है. जेवीएम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट होता है. मैक का जेवीएम अलग है उबंटू के जेवीएम से, इन दोनों का जेवीएम अलग है विंडोज के जेवीएम से. तो इस जेवीएम के इनसाइड होता है जेआईटी कंपाइलर. जेआईटी कंपाइलर जो कि इन एक्चुअल हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है नेटिव मशीन कोड में. ये नेटिव मशीन कोड इन एक्चुअल में एग्जीक्यूट होते हैं और जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है. जीआईटी कंपाइलर के बारे में और डिटेल में हम इसी वीडियो में जानेंगे, सो प्लीज एंड तक देखिए. जेआरई, जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. इसे हम लोग टेक्निकल टर्म में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम भी कहते हैं. जेआरई एक तरीके का सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हम लोग जावा एप्लीकेशन बनाने में यूज करते हैं. इसमें सारे लाइब्रेरीज हैं, कोड्स हैं, फाइल्स हैं जो कि जेवीएम यूज करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड. जेडीके, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट. जेडीके कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है. जेडीके के अंदर जेआरई, जेवीएम सब कुछ प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं. अगर मीम की भाषा में समझे तो क्रोनोलॉजी समझते हैं. पहले आता है जेडीके, फिर जेआरई और फिर जेवीएम. मतलब जेडीके के अंदर आता है जेआरई, जेआरई के अंदर आता है जेवीएम और जेवीएम के अंदर होता है जेआईटी कंपाइलर. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एक्सप्लेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन जावा. तो क्यों लिखते हैं हम ऐसा मेथड सिग्नेचर? तो आइए जानते हैं इसका रीजन. पब्लिक, पब्लिक एक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि कौन इस मेथड को एक्सेस कर सकता है. मेन मेथड को हम पब्लिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि जेवीएम इसको क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सके. स्टैटिक, अब मेन मेथड
पब्लिक स्कोप में है। तो क्या नीड था इसको स्टैटिक भी करने का? तो देखिए, मेथड जो है एक टाइप का क्लास मेंबर ही है, और क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और अगर हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए उस मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसको स्टैटिक बनाना पड़ता है। अब जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट बनाए बस क्लास के नेम से मेन मेथड को कॉल कर सके, इसलिए हम इसको स्टैटिक बनाते हैं। void, इट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड जो ये बताता है कि मेन मेथड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मेन, ये मेथड नेम है जो कि जेवीएम फाइंड करता है बाइट कोड में, और मेन मेथड को ही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करता है जेवीएम। स्ट्रिंग args एरे, ये पैरामीटर है जो हम मेन मेथड को पास करते हैं। तो अब आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी एरियाज आर एलोकेटेड बाय जेवीएम? मतलब जब हम बाइट कोड देते हैं जेवीएम को, तो जेवीएम कितने टाइप की मेमोरी एरिया को एलोकेट करता है हमारे कोड के लिए? तो 5 टाइप के मेमोरी एरिया एलोकेट होते हैं। पहला क्लास एरिया और मेथड एरिया, दूसरा हीप, तीसरा स्टैक, चौथा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, और आखिरी नेटिव मेथड स्टैक। सो फर्स्ट वन इज क्लास एरिया और मेथड एरिया। क्लास एरिया और मेथड एरिया में हर क्लास के एलिमेंट्स, या टेक्निकल टर्म में बोले तो पर क्लास एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट पूल, मेथड का लोकल डेटा, मेथड कोड एटसेट्रा। सेकेंड वन इज हीप। तो रन टाइम पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स एलोकेट होते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो सारे हीप पे स्टोर होते हैं। थर्ड वन इज स्टैक। स्टैक में हमारे लोकल वेरिएबल और पार्शियल रिजल्ट स्टोर होते हैं। साथ ही साथ इट्स प्लेज अ पार्ट इन मेथड इन्वोकेशन एंड रिटर्न। किसी भी प्रोग्राम में जितने भी थ्रेड होते हैं सभी थ्रेड के लिए एक उनका डेडिकेटेड स्टैक होता है। जैसे किसी थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो रन टाइम पे स्टैक बनते हैं उस थ्रेड के लिए, और जैसे थ्रेड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाता है थ्रू द जेवीएम। फोर्थ वन इज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसको हम लोग सिंपली प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर एक ट्रैकर का काम करता है जेवीएम के लिए, जो कि जेवीएम को ये बताता है कि अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आगे कौन सा करेंगे। पूरा ट्रैक रखता है कि अभी हमारा प्रोग्राम किस स्टेज पे है, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज नेटिव मेथड स्टैक। तो पहले जानते हैं नेटिव मेथड होता क्या है। जो मेथड अदर लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो वो जावा के कंटेक्स्ट में नेटिव मेथड है। तो अगर हमारे प्रोग्राम में कोई नेटिव मेथड इन्वॉल्व है, तो उस नेटिव मेथड के लिए नेटिव मेथड स्टैक मेमोरी एलोकेशन होगा थ्रू द जेवीएम। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज जावा क्लास लोडर, और सिंपली क्लास लोडर इन जावा? तो क्लास लोडर एक सबसेट है जेवीएम का, जो कि डायनेमिकली लोड करता है जावा क्लासेस को मेमोरी में। और डिटेल में जाए तो जैसे हमारे एप्लीकेशन में 4-5 क्लास फाइल की जरूरत है, तो एक बार में सब के सब मेमोरी में लोड नहीं होते हैं। जब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है तब उसे लोड किया जाता है। तो जेवीएम कॉल करता है जावा क्लास लोडर को, और जावा क्लास लोडर रिक्वायर्ड क्लास फाइल को लोड कर देता है मेमोरी में। तो जावा में टोटल 3 इनबिल्ट क्लास लोडर हैं: बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, सिस्टम क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। What happens if you remove static keyword from the main method? तो इस केस में कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पे जेवीएम एक एरर थ्रो करेगा, नो सच मेथड एरर, मतलब ऐसा कोई मेथड ही नहीं है। तो जानते हैं इसका कारण। तो इसी वीडियो के स्टार्ट में जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन जावा, तो हम ये जाने थे कि किसी भी क्लास मेंबर को स्टैटिक हम इसलिए लिखते हैं जिससे हम उसको क्लास के नेम से कॉल कर सके। इसके पीछे एक और रीजन भी है।
क्लास का अगर कोई मेंबर स्टैटिक होता है तो कंपाइल टाइम पे ही उसका एलोकेशन हो जाता है, मतलब कंपाइल टाइम पे ही वो क्रिएट हो जाता है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है थ्रू द जेवीएम फॉर दैट क्लास मेंबर। अब यहाँ पे मेन मेथड स्टैटिक है ही नहीं तो वो कंपाइल टाइम पे क्रिएट ही नहीं होगा, इसलिए रन टाइम पे साफ साफ ये एरर जेवीएम थ्रो कर देगा, नो सच मेथड एरर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज जीआईटी कंपाइलर इन जावा। तो हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि जेडीके के इनसाइड होता है जेआरई और जेआरई के इनसाइड होता है जेवीएम और जेवीएम के इनसाइड होता है जेआईटी। तो जेआईटी कंपाइलर बाइट कोड को, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसको नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है, which is executed by processor and we get to see the desired output। अब कहीं कहीं जीआईटी कंपाइलर को लोग जीआईटी इंटरप्रेटर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइन बाय लाइन बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है नेटिव मशीन कोड में, लेकिन इसे इन एक्चुअल में जीआईटी कंपाइलर कहा जाता है, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई पॉइंटर्स आर नॉट यूज्ड इन जावा। तो इसका मेन रीजन है सिक्योरिटी। अगर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दे जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो प्रोग्रामर डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, विच कैन कॉज थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। और प्रोग्रामर से खतरनाक कोई होता नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर को मद्देनजर रखते हुए जेम्स गॉसलिंग ने जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया तो उन्होंने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं। जावा में हम सारे ऑपरेशंस रेफरेंस की मदद से करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन जावा कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। हम इस टॉपिक के बारे में वीडियो के स्टार्ट में भी थोड़ा सा समझे थे, लेकिन एक बार अच्छे से फ्लो देखते हैं जावा के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम एक सोर्स कोड लिखते हैं जो कि हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। तो जैसे ये मेरा सोर्स कोड है स्क्रीन पे वेलकम प्रिंट कराने का। तो सोर्स कोड लिखने के बाद हम लोग ये सोर्स कोड कंपाइलर को देते हैं कि चेक करो भाई इसमें कोई कंपाइलेशन एरर है कि नहीं। अगर सक्सेसफुली हमारा कोड कंपाइल हो जाता है तो इन रिटर्न कंपाइलर एक बाइट कोड जनरेट करता है ए डॉट क्लास। जैसे इस क्लास, जैसे ये जो क्लास है जो इस प्रोग्राम में है ये ए नाम से है, इसलिए हमारा बाइट कोड जनरेट हुआ है थ्रू द कंपाइलर ए डॉट क्लास। अब ये हम कैसे करते हैं, कमांड लिख के जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। तो यहाँ पे हम कमांड पास करेंगे टर्मिनल में जावा सी ए डॉट जावा। तो इन रिटर्न अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है तो कंपाइलर एक फाइल जनरेट कर देगा ए डॉट क्लास। अब हम इस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे दूसरे कमांड से, लाइक जावा क्लास नेम जावा ए। अब जब हम ये जावा ए कॉल करते हैं तो इन एक्चुअल में हम अपना ये बाइट कोड जेवीएम को देते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करो और हमें आउटपुट दो। अब जेवीएम के इनसाइड होता है जीआईटी। अब जीआईटी कंपाइलर इस बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और हमें प्रोसेसर से अपना रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाता है जो हम चाह रहे थे। जैसे अभी ये बाइट कोड जब जेवीएम के पास जाएगा तो जीआईटी इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। अब ये मशीन कोड प्रोसेसर रीड कर पाएगा और हमें स्क्रीन पे वेलकम प्रिंट होता मिल जाएगा। ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोसेस है जावा का। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इज empty डॉट जावा फाइल नेम ए वैलिड फाइल नेम और नॉट। तो जावा में हम प्रोग्राम तो काफी बनाते हैं, काफी सारा प्रोग्राम बना के उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम का एक नाम डालते हैं। अगर सॉर्टिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सॉर्टिंग डॉट जावा, लेकिन कभी हम ब्लैंक फाइल नेम से किसी को सेव नहीं करते जनरली। कुछ लोग करके देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जनरली लोग नहीं करते हैं। तो जब भी कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी ब्लैंक नेम से जावा फाइल को सेव कर सकते हैं कि नहीं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम ये करके तो कभी देखे नहीं है। तो इसका आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं। जैसे ये एक जावा सोर्स कोड है, इसको हम लोग सिंपली डॉट जावा से सेव कर सकते हैं। इसको कंपाइल कराने के लिए हम ये कमांड चला देंगे जावा सी डॉट जावा और इसको रन कराने के लिए जावा ए चला देंगे। तो एक बिना नाम का फाइल, मतलब बिना नाम का जावा फाइल पॉसिबल है।
तो अब से जब भी कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमें कॉन्फिडेंटली बोलना है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, और आप लोग भी इसको करके देखिएगा वीडियो के एंड में। आइए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जावा में ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है और ये कैसे डिफरेंट है सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट के मेमोरी एलोकेशन से। तो हमने इसी वीडियो के स्टार्ट में जाना था कि जावा में ऑब्जेक्ट जो है वो हीप पे बनते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में ये अनसर्टेन है। कुछ ऑब्जेक्ट हीप पे बनेंगे तो कुछ स्टैक पे। तो इसका एक कंडीशन है, अगर सी प्लस प्लस में न्यू न्यू जो हम जावा में भी यूज करते हैं, अगर उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो हीप पे एलोकेट होंगे, अदरवाइज स्टैक पे होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकल वेरिएबल का कोई डिफॉल्ट वैल्यू होता है या नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि लोकल वेरिएबल का कोई डिफॉल्ट वैल्यू होता ही नहीं है। जो क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं उनके डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट के लिए नल, बाइट, शॉर्ट, इंट, इस टाइप के डेटा टाइप के लिए जीरो, बुलियन के लिए फॉल्स। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं लोकल वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल में। तो लोकल वेरिएबल का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है, लेकिन क्लास लेवल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या एरर आएगा, एरर कंपाइल टाइम पे आएगा या रन टाइम पे आएगा, या फिर क्या होगा। एंड द बेस्ट आंसर विल बी फीचर्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। Best of luck for interviews and placement. Thank you.